अभी कुछ दिनों पहले यूपी के कानपुर में सुनील नाम के एक सब्जी बेचने वाले शख्स ने सुसाइड कर लिया। वजह पता चली तो लोगों के होश उड़ गए। असल में हुआ यूं कि पुलिस वाले सुनील से मुफ्त में सब्जी लेते थे और साथ ही सुनील की दिन भर की कमाई भी छीन लेते थे। जब सुनील उनसे सब्जी के पैसे मांगता तो पुलिस उसे धमकाती थी। पुलिस कहती थी कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर एक दिन तंग आकर के सब्जी वाले ने आत्महत्या कर ली। ये शॉकिंग खबर सुनकर के आपके दिमाग में आया होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट कितना गिर चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट अब हद से ज्यादा लोगों पर अत्याचार कर रहा है। पुलिस बिना किसी वजह के इतनी भयानक कैसे हो सकती है? कैसे सिस्टम से बिना डरे जिनकी सुरक्षा करनी है उन्हीं पर अपना रौब जमा सकती है, और वो भी ईमानदार, गरीब और बेगुनाह लोगों पर। आज आधे से ज्यादा जनता पुलिस से नफरत करती है, पुलिस से दूर भागती है, पुलिस को डिक्टेटर समझती है। तो इन सब के पीछे कोई तो वजह होगी। बिना किसी वजह के पुलिस इतनी फियरलेस होकर के लोगों पर अत्याचार तो नहीं कर सकती। ऐसी लाखों कहानियां होंगी, ऐसे हजारों किस्से होंगे, या फिर पुलिस मजबूर होगी। क्या होगी असली वजह? तो आज हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए और अपनों की सुरक्षा के लिए आज ये जानते हैं कि हमारा और पुलिस का क्या रिलेशन है, पुलिस के क्या काम है और क्या पुलिस उन्हें करती है या कुछ और करती है। हमारी ये वीडियो आप सभी लोगों को डेडिकेटेड है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं पुलिस को लेकर के आपके मन में जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझने के लिए प्रॉब्लम की जड़ में जाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि पुलिस की शुरुआत कैसे हुई। असल में दोस्तों, आज जो हम अपनी इंडियन पुलिस को देखते हैं इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। कैसे हुई थी ये समझने के लिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। अगर आप भारत का इतिहास देखने जाओगे तो आपको कहीं पर एक दंडधारी नाम का शब्द मिलेगा, और वो शब्द कुछ खास लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। और वह वो लोग होते थे जो बाकी लोगों की परेशानियों का हल ढूंढते थे। उनको दंडधारी कहा जाता था। फिर जब गाँव वजूद में आए, धीरे धीरे ग्राम पंचायत हुई। राजाओं महाराजाओं के वक्त में आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए ग्रामीण नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई। तब इसके काम में अधिकारियों की मदद गांव के बड़े बुजुर्ग किया करते थे, या जो गांव वाले थे इनका सिलेक्शन पंचायत से ही होता था। इसमें आधे से एक दर्जन गांव का एक ग्रुप होता था। इनके साथ मिलकर के गोप व्यवस्था चलती थी। गांव और नगरों के इलाकों में इस काम के लिए स्थानिक नाम के अधिकारी होते थे। फिर आया मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में गांव के मुखिया और चौकीदार भी अस्तित्व में आए। खास तौर से तब मुखिया लगान वसूलने और झगड़ों को निपटाने का काम करते थे, और उन्हीं चौकीदारों की सहायता से गांव में शांति बनी रहती थी। यहाँ दो तरह के चौकीदार होते थे, एक होते थे सीनियर और एक होते थे बीच वाले। सीनियर लेवल के चौकीदार क्राइम और क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन रखते थे, गांव की सिक्योरिटी पर ध्यान देते थे, और सबसे जरूरी वो एक गांव से दूसरे गांव तक जाने वाले लोगों को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते थे। वहीं जो बीच वाले चौकीदार होते थे वो गांव, खेतों और फसलों की सुरक्षा करते थे। इसमें मुखिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। मुखिया अपने आसपास के गांव के बाकी मुखियाओं से जुड़ा रहता था। फिर मुगल काल में राज दरबार के कहने पर गांव की सिक्योरिटी के लिए फौजदार की तैनाती होने लगी। साथ ही मुगलों ने शहरी इलाकों में कोतवाली की नियुक्ति करनी शुरू की, और वहीं से कोतवाल शब्द अस्तित्व में आया। उसके बाद जब मुगलों का पतन हुआ तो वही पुरानी परंपराएं चलती रहीं। लेकिन जब अंग्रेजों ने 1765 में बंगाल पर कब्जा किया तब बंगाल के लोकल लोगों से जुड़े मामले भी उनकी जिम्मेदारी हो गए। और तभी वारन हेस्टिंग्स नाम के एक ब्रिटिश के दिमाग में पुलिसिंग का आइडिया आया, और उन्होंने साल 1781 तक फौजदारों को, चौकीदारों को मिला करके उनकी हेल्प से पुलिस का सिस्टम शुरू किया। बाद में इसी दौर के लॉर्ड कॉर्नवालिस को लगा कि क्राइम और क्रिमिनल्स को रोकने के लिए कोई स्टेबल पुलिस टीम होनी चाहिए, जिससे हर महीने उसके काम के बदले सैलरी मिले। और उनकी इसी सोच पर ध्यान देकर के जिलों को पुलिस के अनुसार अलग अलग इलाकों में बांटा गया, और हर इलाके की जिम्मेदारी दारोगा को सौंपी गई। और बाद में इसी कारण आज हम जिस पुलिस व्यवस्था को देखते हैं उसका जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। फिर पुलिस क्राइम के साथ साथ कानूनी व्यवस्था से जुड़े सारे काम देखने लगी। उसके बाद पुलिस थाने आए। पुलिस को बांटे गए इलाकों की निगरानी का काम मिलने लगा। थाने में तैनात थानेदार, कोतवाल, एसएचओ के ऑर्डर पर थाने के बाकी पुलिस कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे। और बाद में 1861 तक अंग्रेजों ने पुलिस को ताकतवर और अनुशासित बना करके पुलिस एक्ट लागू कर दिया। आज देश के सभी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है, और इसी सिस्टम के कारण आज हर जिले में पुलिस कई अलग अलग तरह के काम करती है, जैसे सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस और पुलिस गार्ड। अब हमारा दूसरा सवाल, आज की पुलिस की क्या खास जिम्मेदारियां हैं? देखिए, आज की पुलिस का मेन काम है देश में कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, क्राइम रोकना, इन्वेस्टिगेशन करना, पब्लिक प्लेस में शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक को कंट्रोल करना। जो भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन हो, लोग हों, कंपनियां हों, इन सब के इलाकों और इलाके के लोगों का ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पुलिस इतना अच्छा काम करती है तो फिर लोग उनसे डरते क्यों हैं? लोगों को इनसे मिलजुल करके प्यार से रहना चाहिए, जबकि लोग तो इनसे नफरत करते हैं। लोग पुलिस को डिक्टेटर समझते हैं। इसका क्या कारण है? 2018 के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की एक रिपोर्ट भारत में पुलिस की सिचुएशन में बताया गया है कि हमारे यहाँ 15,562 लोगों में से 44% लोग पुलिस से डरते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि पुलिस की मार, गोलीबारी और लाठीचार्ज झेल चुके लोगों को जानते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको CNN की इस रिपोर्ट में मिलेगा। 2019 में इंडिपेंडेंस डे की रात को अचानक पुलिस गुजरात की कुछ झुग्गी झोपड़ियों में घुस जाती है और एक झोपड़ी से 65 साल के हीरा बजाना नाम के एक आदमी को घसीट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और बाकी 11 लोगों पर सेल फोन चोरी करने का एलिगेशन लगाते हुए
उनको भी साथ ले जाती है। उनके एक दोस्त ने बताया कि उनको पुलिस ने बांधा, नंगा किया, पीटा, उनसे बदतमीजी की, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और जबरदस्ती क्राइम को बोलने पर मजबूर किया, लेकिन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। अगले दिन शाम को 5:30 बजे कचरा बीनने वाला हीरा बजानिया पिटाई के कारण बेहोश हो गया। लोगों ने इसका जिम्मेदार पुलिस को ठहराया। पुलिस वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिन लोगों पर दोष लगाए गए थे वो लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि हम लोग गरीब थे। वहाँ की एक लोकल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस हिरासत में अब तक 76% मौतें सिर्फ जबरदस्ती पिटाई और बेईमानी के कारण हुई है। अब आप सोचिए, क्या पुलिस का बेलगाम होना सोसाइटी के लिए ठीक है? भारत के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार 2019 से भारत में पुलिस हिरासत में कम से कम 194 लोगों की मौत हो चुकी है। और दोस्तों, ये पुलिस की हिंसा का एक आम उदाहरण है। आखिर जिन लोगों का काम है जनता को सिक्योर करना, वो जनता को अनसिक्योर कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, हमारी सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है, 1957 में जब इंडियन्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमें किसी न किसी तरीके से इन लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे आगे से ऐसी घटना ना हो। इसलिए वो 1861 में पुलिस एक्ट लेकर के आए, जिसका मकसद था लोगों को दबाना और कंट्रोल करना। ये कानून लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक था। एक फैक्ट ये भी है कि ब्रिटिशर्स ने इसे कभी अपने देश में यानी ब्रिटिश में कभी लागू ही नहीं की, लेकिन हमारी सरकारें इतनी गिरी हुई हैं कि इनको ये कानून अच्छा लगने लगा और 1861 से लेकर के आज तक हमारे देश में यही कानून चल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने की पावर दे रखी है, उसमें पुलिस जनता की मदद करने की बजाय नेताओं की मदद कर रही है। अब आप देखिए, जब भी कोई करप्ट गवर्नमेंट पावर में होती है तो उसकी दो जरूरत होती है, एक तो सिस्टम को कंट्रोल करना और दूसरा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए तो बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बट करंट सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पास जो पावर है उसे नेता लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जैसे पुलिस का ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सब नेता करते हैं। अब शुक्र मनाइए कि टीचर, डॉक्टर, आर्मी और बाकी जरूरी लोगों के ट्रांसफर उनके हाथ में नहीं है। आज किसी भी एसपी का प्रमोशन और ट्रांसफर इस कारण नहीं होता क्यों कितना काबिल और ईमानदार है, बल्कि इस कारण होता है क्यों नेताओं की कितनी बात मानता है, भले ही वो बात सही हो या गलत। आपने देखा होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो फटाफट इधर उधर ऑफिसर्स के ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नेता चाहते हैं कि उनके आसपास ऐसे लोग रहें जिनकी हाँ में हाँ मिला। इसलिए गवर्नमेंट पुलिस की पावर का इस्तेमाल करके किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किस ग्रुप की अकल कब ठिकाने लगानी है, ये सारे काम करती है। कई बार तो विपक्ष के नेताओं को किसी न किसी केस में जेल में डाल देती है। इसको लेकर के एक बार यूपी पुलिस के एक्स डीजीपी मिस्टर प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को एक्सेप्ट भी किया था और मिस्टर प्रकाश वो केस जीत भी गए थे। फिर 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका पुलिस डिपार्टमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तब सारी पार्टियों ने ऑन कैमरा हाँ में हाँ तो मिला दी, लेकिन इसका ग्राउंड पर कोई भी इंप्लीमेंट देखने को नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसकी जांच की, एक और कमेटी बनाई जिसको जस्टिस थॉमस ने लीड किया। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया गया कि इस बात को किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं माना, क्योंकि कोई गवर्नमेंट चाहती ही नहीं और हम लोग भी गवर्नमेंट से इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछते हैं। दोस्तों, सिस्टम में बदलाव तभी आएगा जब हम लोग चाहेंगे, जब हम लोग मिलकर के नेताओं पर दबाव बनाएंगे। आज लगभग इंडिया के हर डिपार्टमेंट पर लोगों को ट्रस्ट है, सिर्फ पुलिस पर नहीं है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट पर नेताओं का कंट्रोल है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले 92% पुलिस कांस्टेबल ऐसे हैं जिनको 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस है और उनकी मंथली सैलरी है सिर्फ 23,000, और अगर 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उनकी सैलरी 25 से 30,000 के बीच है। अब इसके बाद पुलिस 12 से 16 घंटे काम करती है। उसमें कैदियों का ट्रांसपोर्टेशन, कोई मर्डर हो जाए, कोई हादसा हो जाए, गश्त लगाने जाना हो, उसके लिए एवरेज पुलिस स्टेशन को मंथली पेट्रोल सिर्फ 110 लीटर मिलता है। अब एक दिन का देखें तो तकरीबन 3.6 लीटर। अब इस 3.6 लीटर पेट्रोल में पूरे एरिया की सिक्योरिटी, पेट्रोलिंग, कैदियों का ट्रांसपोर्टेशन, वही आप नेताओं को देखो तो उनको कम से कम एक महीने में 250 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। कई पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर लाइट बिल न भरने से लाइट कनेक्शन काट दिया जाता है। फिर इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस को रिश्वत लेनी पड़ती है, लोगों को डांट धमका करके पैसे निकलवाने पड़ते हैं। सब्जी मार्केट में सब्जी वालों से मुफ्त में सब्जियां लेनी पड़ती है। और पुलिस ज्यादातर लोगों की एफआईआर इसलिए नहीं लेती है क्योंकि अगर सारी एफआईआर लेना शुरू कर दें तो पुलिस का काम बढ़ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, कई महीने तक पुलिस को फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा पुलिस एफआईआर लेगी उतना ही वो पुलिस स्टेशन बदनाम होगा, उतना ही उस एरिया का क्राइम रेट ज्यादा माना जाएगा, उतनी पुलिस की परफॉर्मेंस भी खराब मानी जाएगी। इसलिए पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लिखती। फिर लोग पुलिस से नफरत करते हैं और इनको डिक्टेटर समझते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पुलिस सिक्योरिटी का काम करती है और आर्मी भी सिक्योरिटी का काम करती है, लेकिन पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं होती है, जबकि आर्मी की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होती है। तो इसका क्या कारण है? कारण बस इतना है कि आर्मी हमेशा देश के लिए जीती है। आर्मी बॉर्डर पर अपनी जान हथेली पर रख करके काम करती है, जबकि पुलिस कभी अपनी जान को मुसीबत में नहीं डालती। उल्टा पुलिस लोगों को मुसीबत में डाल देती है। सत्ता में बैठे गुनहगारों को पकड़ने की बजाय बेगुनाहों पर जोर आजमाती है। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कम ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, जबकि आर्मी देशभक्ति की इंस्पिरेशन है। आर्मी हम सब लोगों को एक साथ जोड़ करके जीना सिखाती है। बॉर्डर पर जब कोई सैनिक शहीद होता है तो लोगों के लिए उसकी अहमियत पुलिस वालों से 100 गुना ज्यादा होती है। इसलिए आर्मी को पुलिस से कंपेयर करना भी आर्मी के लेवल को नहीं समझ पाने के बराबर है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था
कि पुलिस और जनता के बीच जो टूटा हुआ रिश्ता है उसमें तालमेल कैसे बैठ सकता है, कैसे हम पुलिस से बिना डरे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हाई कोर्ट एडवोकेट संजय मेहरा की कुछ बातें हैं। अगर आप उन बातों पर गौर करेंगे तो आप बिना डरे पुलिस से कांटेक्ट कर पाएंगे। नंबर 1, पुलिस से आप क्या कह रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। आप जो कह रहे हैं उसे पुलिस आपके अगेंस्ट यूज करके आपको अरेस्ट कर सकती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप पुलिस से बहुत ज्यादा बहस करते हैं। नंबर 2, आपकी गाड़ी को पुलिस कभी भी रोके तो सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाएं। इसके बाद पुलिस आपका नाम पूछे। इसमें अगर आप कुछ बहस करते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। नंबर 3, पुलिस यदि आपके घर या कार को सर्च कर रही है तो उन्हें सर्चिंग की अनुमति देने से आप मना कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोर्ट में आपका नुकसान हो सकता है। पुलिस अगर ये कह रही है कि उसके पास सर्च वारंट है तो उन्हें सर्च वारंट दिखाने को कहें। अब और किन बातों का खास तौर से ध्यान रखें। बोलने से पहले सोचें, अपनी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस पर ध्यान दें। पुलिस से कभी बहस ना करें, ऐसा कुछ ना कहें जो आपके ही अगेंस्ट चला जाए। पुलिस आपकी चेकिंग कर रही है तो हाथों को ऊपर उठा करके उनका सपोर्ट करें, कभी भागे नहीं। पुलिस ऑफिसर को कभी टच ना करें। अगर आपको लगता है कि आप बेगुनाह हैं फिर भी आप फर्स्ट स्टेप में पुलिस का विरोध ना करें, ना ही घटना से जुड़ा कोई स्टेटमेंट दें। अगर अरेस्ट होते हैं तो सबसे पहले अपने लॉयर को इन्फॉर्म करें। ऑफिसर का बैज और पुलिस की गाड़ी नंबर नोट कर लें। कोई पीड़ित है तो उसका नाम और नंबर ले लें। अगर आपको कोई चोट लग गई है तो उस इंजरी की फोटो ले लें। और अगर आपको लगता है कि आपके राइट का कहीं उल्लंघन हुआ है तो पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी रिटर्न कंप्लेंट करें। इस तरह बिना डरे, बिना किसी प्रॉब्लम के पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और सवाल दिमाग में आता है कि पुलिस तो खुद गलत कामों में मिली होती है। लोग कहते हैं कि कई क्राइम में पुलिस खुद ही इन्वॉल्व रहती है। क्या ऐसा होता है? क्या पुलिस भी क्राइम करती है? देश में पुलिस के क्राइम ज्यादातर इस तरह से नहीं होते जिस तरह से अमूमन हर अपराधी के होते हैं। पुलिस किसी हिस्ट्री शीटर, गुंडे या मवालियों की तरह काम नहीं करती है। खासतौर से इंडियन पुलिस की बात करें तो पब्लिक प्लेस, भीड़ भरी जगह, प्रोटेस्ट करने वालों पर या तो सरकार के ऑर्डर पर या तो अपने अधिकारों के बलबूते लोगों को अपनी पावर दिखाने के लिए क्राइम करती है। यह ज्यादातर समय अपने अहंकार में चूर रहती है। जैसे आप हिस्ट्री में हुए कुछ बड़े अपराध देख सकते हैं। सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के पुराने धुले टाउनशिप में अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन जुलूस साई मस्जिद के पास होकर के गुजरा तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विवाद शुरू हो गया। फिर उस दंगे को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भीड़ पर गोलाबारी की और उसमें कई लोग मारे गए, घायल हो गए। आज तक उस गणपति मंदिर को खूनी गणपति के नाम से जाना जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में कम से कम 379 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। 80s में भागलपुर ब्लाइंडिंग, जहां पुलिस ने 31 विचाराधीन कैदियों की आंखों में तेजाब डाल करके उनको अंधा कर दिया था। जिन लोगों ने पुलिस के बारे में ऐसी बातें सुनी होंगी उन लोगों को पुलिस पर प्यार तो नहीं आएगा ना। 13 अक्टूबर 2015 को पंजाब पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी और 50 लोगों को घायल कर दिया। 2015 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषचलम जंगल में 20 संदिग्ध लकड़हारे मारे गए। 2018 में तमिलनाडु के थोडुकोडी में तमिलनाडु पुलिस ने 13 निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार दिया। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 22 जून 2020 को तमिलनाडु में बाप और बेटे की हिरासत में मौत हो गई। दोनों को पीटा गया, बेरहमी से टॉर्चर किया गया और सेक्सुअली हरेस किया गया। 23 सितंबर 2021 को असम के सिपाझार में पुलिस की गोलाबारी में 3 लोग मारे गए। अंत में हम जाते जाते यही कहेंगे कि कोई अनपढ़ आदमी अगर पुलिस के काम में इंटरफेयर करेंगे तो वहाँ दिक्कत आएगी। जिन लोगों को हथकड़ी पहनानी है उन लोगों को अगर आप सैल्यूट करोगे तो गड़बड़ तो होगी। और दूसरी चीज, क्राइम रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है। हम लोगों को भी जाति धर्म के नाम पर नेता बने क्रिमिनल को फेवर नहीं करना चाहिए। उनको सपोर्ट करने की बजाय उनसे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि नेताजी तो कुछ सालों के लिए सिस्टम में आएंगे लेकिन हमें और आपको तो जिंदगी भर इसी सिस्टम में रहना है और हमें इसी सिस्टम को झेलना है। इसलिए बात करें और लोगों को अवेयर करें। बाकी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।